प्यारे बच्चों, अब तक हमने भोजन के बारे में जाना, जो भी क्रिया करनी थी पाचन की उसकी। अब हम लोग अब चलते हैं जिस भोजन का जो पाचन हुआ वह किस विशेष अंग के द्वारा हुआ, कहां पर हुआ, और भोजन के उसको पाचन करने के लिए आखिर क्या हमारे अंगों ने क्या प्रक्रिया की, इसके बारे में अब जानेंगे। तो अब आ जाते हैं वास्तविक टॉपिक पर, पाचन ग्रंथियां। क्या बात करेंगे हम लोग? डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, तो हमने समझा कि पाचन कहां से कहां तक होता है? मुख से गुदा तक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो एक सबसे पहले अब हम डायग्राम ना बनाएं, क्यों? डायग्राम ऐसे शॉर्ट बना देते हैं, समझ लो बस। ये मान लो मुख हो गया, ये ग्रास नली हो गई, ठीक है, यकृत, ठीक है, यही था ना। चलो आते हैं, समझिए। तो सबसे पहले हम मुख की बात करते हैं, थोड़ा लिखते जाएंगे आप लोग फटाफट। मुख में पाचन कैसे होता है? तो मुख में जो पाचन होता है वास्तव में हमारे मुख में लार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार। क्या पाया जाता है बेटा? लार पाया जाता है ना। तो लिख लीजिए, लार ग्रंथि में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। अभी हम बताएंगे कि एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है। ठीक है, पहले आप समझते जाइए। एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। क्या बोला जाता है इसको? टाइलिन। और एमाइलेज, इसको क्या बोलते हैं? एमाइलेज। एमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा लिख लो, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है, हो गया बेटा। इसीलिए हम फोटो नहीं बना रहे थे, क्योंकि फोटो जो पिछली बार हम क्लास में बना चुके हैं उससे समझिए। यहां मुख है ना, तो मुख में क्या होगा? लार होगा। और आपसे पूछेगा आपके लार में कितना जल है और कितना, अगर मान लीजिए आपके लार को हम पता करें कि आपका जो लार है, मान लीजिए मैंने 100 नंबर दिया, किसी लार को मैंने 100 नंबर दिया, तो उसमें से 99% आपका जल होता है। क्या होता है? और 1% आपका क्या होता है? समझ में आया? मतलब हमारे लार में जल की मात्रा क्या है? अधिक है। जल की मात्रा क्या है मेरे बच्चा? अधिक है। चलिए, कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, पूछ सकता है लार में जल की मात्रा कितनी है। ठीक है, आते हैं। तो टाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया। अगला देखिए, अब आते हैं कि टाइलिन करता क्या है वास्तव में। इन दोनों ही एंजाइम के कुछ कार्य हैं, ठीक है, प्रमुख कार्य हैं। तो टाइलिन का जो कार्य है वो क्या करता है? स्टार्च को, यह स्टार्च जो हमने भोजन खाया, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? माल्टोज। लिख लीजिएगा, माल्टोज में बदलता है। अर्थात माल्टोज क्या था? कार्बोहाइड्रेट। क्या था? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? पचाता है। कोई दिक्कत? किस दिक्कत? लिख लिया। तो हमारा भोजन जो भी हम ग्रहण करेंगे, स्टार्च ग्रहण करेंगे, उसको माल्टोज में बदल देगा। ठीक है। लाइसोजाइम का क्या काम है? जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी चीजें हम ग्रहण करते हैं, उसके साथ माना जाता है कि हो ना हो कोई बैक्टीरिया अगर आ जाए तो क्या किया जाता है?
शरीर में बैक्टीरिया जाएगा तो अपना बहुत तेजी से विकास कर लेते हैं। इसीलिए प्रकृति ने हमारे लार में, हमारे मुख में ही लाइसोजाइम नामक एंजाइम दे दिया, ताकि जो विषाक्त बैक्टीरिया हैं वह पेट में जाने से पहले ही हमारे गले में ही, हमारे यहीं पर वो खत्म हो जाएं। अंदर अगर वो जाते भी हैं तो मृत्यु हो जाए उनकी। तो क्या होता है, लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, खत्म कर देता है। तो लाइसोजाइम का क्या काम है, यह बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है। ठीक है ना। वास्तव में लाइसोजाइम हमारे कहां कहां पाया जाता है, तो लिख लीजिएगा, हमारे पसीने में पाया जाता है, हमारे आंसुओं में पाया जाता है, हमारे मूत्र में पाया जाता है। ठीक है ना, समझाया। लाइसोजाइम कहां कहां पाया जाता है, हमारे आंसू में, पसीने में, मूत्र में। और जान लेना, लाइसोजाइम सबसे अधिक अगर किसी को कहीं पाया जाता है तो वह देशी गाय के मूत्र में पाया जाता है। ठीक है। इसीलिए देखा होगा कि जहां कहीं पूजा पाठ होता है तो क्या किया जाता है, गाय के गोबर से लीपा जाता है और उनके मूत्र को चारों तरफ क्या किया जाता है, छिड़का जाता है, ताकि जो भी आसपास के बैक्टीरिया हो वो क्या हो जाए, डेथ हो जाए। कोई दिक्कत। तो मुख्य की पाचन ग्रंथियों में हमने समझा एंजाइम। अभी हम आगे चल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है। एंजाइम, ठीक है, दो तरह के थे, एक लाइसोजाइम और एक क्या था, टाइलिन। याद रखना मेरा बच्चा, आएगा टाइलिन पूछेगा, लाइसोजाइम पूछे ना पूछे, लेकिन टाइलिन पूछेगा। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पचाता है। क्या करता है, वास्तव में यह जो भी हमने स्टार्च, जो भी हमने भोजन ग्रहण किया, उस स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में बदलता है। ठीक है। अब आओ, अब उसके बाद जो अगली, उसके बाद क्या था, उसके बाद भोजन क्या होगा, आपके आउला के थ्रू सपोर्ट होते हुए ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद किसमें पहुंचेगा, अमाशय में। तो अगला लिखिए, अमाशय में पाचन। बहुत सरल तरीके से हम चल रहे हैं। देखो किताबों में वन लाइनर पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर सीक्वेंस से पढ़िएगा ना तो बहुत आसानी से आप समझ पाइएगा। ठीक है। एक पूरी कहानी बनती है। अच्छा भोजन यहां था तो ये पचाया, अच्छा भोजन का ये हिस्सा पचाया, सब एक ही चीज मुंह में नहीं पचा लेंगे। अब क्या करते हैं, हमारे दांतों को जैसे दांतों पड़ा दिया, अब दांत क्या करेगा, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है जितना दांत उतना बार पूछना चाहिए खाना। ठीक है। दांतों को चलाओ, चबाओ, जैसा तुम भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हो उसको उस तरह से चबाना चाहिए। अगर रोटी है तो ज्यादा चबाओ, चावल है तो थोड़ा कम चबाओ, लेकिन ये नहीं है कि चावल है तो घोट लिया। ठीक है। चलिए अगला आइए, अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन, अगली संरचना है ना बेटा, अनन्या यही है ना। ठीक। अमाशय में पाचन लिख लीजिए। अमाशय में मुख्यतः 3 प्रकार के पाचक एंजाइम हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पाचक हमने बोल दिया है एंजाइम है। थोड़ा राइटिंग में हम वो करेंगे क्योंकि भाई ऑनलाइन हम ले रहे हैं क्लास, तो हमारी बातें भी सुनते रहिएगा और समझ लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं तो आप भी जानते हैं लिखते हैं हम बहुत। चलिए पहला लिखिए, पेप्सिन। ये बेटा चौक बहुत गलत है यार, टूट जा रही है पूरी। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या करता है बेटा, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ठीक है। दूसरा लिखिए, रेनिन। रेनिन, रेनिन लिखिए, दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। दुग्ध में जो प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन। तो आपसे पूछ दे कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन है, रेनिन। याद रखिएगा। और जैसे मैं इसीलिए बड़े स्टाइल से बोलता हूं ताकि जाके बच्चा उसको ज्यादा ध्यान से सुने। मैंने बोलिए पेप्सिन, रेनिन, याद करने का तरीका है। आइडिया से बोलोगे ना तो तुम्हारा दिमाग अलग बातों को ज्यादा कंसंट्रेशन से सुनता है और वो दिमाग में फीड हो जाता है। हम बताएंगे जब हम मस्तिष्क को पढ़ेंगे, तो जब मस्तिष्क को पढ़ेंगे तो आप लोग जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ने लगेंगे, तब जान लेंगे कि पढ़ाई का असली सूत्र क्या है। ठीक, ठीक है। अगला लिखो, गैस्ट्रिक लाइपेज। तीसरा क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज। कभी आप में नहीं पूछा है लेकिन जानते रहिए भाई। कोई पूछ दे कि अमाशय में कितने पाचक एंजाइम है तो क्या बताओगे, 3। गैस्ट्रिक लाइपेज नहीं पूछा है, वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा मेरा बच्चा, वसा का पाचन। अब देखो यहां पे पढ़ा, कल हमने पढ़ा कि
4 तरह के जो हमारे विटामिन है वह कौन किसमें घुल जाते हैं? वसा में। ठीक है, तो वसा का पाचन हम देख रहे हैं अमाशय में हो जा रहा है। ठीक है ना, तो वसा को कहां लाया जा रहा है? अमाशय में। ठीक है ना, वहां से वसा का पाचन भी हो रहा है। ठीक है, अब वसा के साथ वो चल रहे हैं, ये चारों विटामिन वसा के साथ चल रहे हैं, उसमें घुल सकते हैं वो। ठीक है ना, चलिए वसा के पाचन में, लेकिन माना जाता है वास्तव में वसा का पाचन तो होता है लेकिन लगभग नहीं के बराबर। ठीक है, लगभग नहीं के बराबर, इसीलिए हमको लगता है महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट, और आपने यहां नोटिस किया कि यहां पर प्रोटीन पचता है और क्या पचता है बेटा? वसा पचता है, लेकिन भोजन के एक मुख्य भाग क्या? कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। अब आपसे एक प्रश्न कर देगा, किताब में तो बस यही पढ़ा रहा है कि आपका पेप्सिन से प्रोटीन पचता है, रेनिन से दुग्ध प्रोटीन पचता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज से क्या पचता है? वसा। लगभग ना के बराबर, लेकिन है ना, एंजाइम है ना। प्रश्न ये दे देगा कि निम्न में से भोजन के मुख्य घटक का कौन सा हिस्सा है जो अमाशय में नहीं पच सकता, या अमाशय में पचाने लायक एंजाइम नहीं है? कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। बहुत बढ़िया, पढ़ने का यही मतलब होता है बेटा कि आप उसका मतलब जाने। ठीक है ना, ये किताबों में नहीं देगा, ये समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बस हम जान रहे हैं प्रोटीन और वसा के पचने के लिए ही एंजाइम केवल बना रहा है हमारा अमाशय, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए नहीं बना रहा है। यानी कि इसके पास कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम लेकिन मुख में था। आइए, छोटी आंत। अब क्या आते हैं उसके बाद, क्या संरचना आती है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। लिखिए, छोटी आंत। 3 प्रकार के रस निकलते हैं, और याद रखिएगा सबसे अधिक, यही पूछता जाता है, सबसे अधिक पाचन, अधिक समय तक पाचन लगभग 10 से 12 घंटे तक, उससे कम भी रहता है। ठीक है, लगभग सबसे अधिक समय तक पाचन क्रिया किसमें होती है? यही आपसे पूछेगा बेटा। नॉर्मल क्वेश्चन देखो, हमारे जो क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर ऊपर है वही आपसे पूछता है, अंदर नहीं पूछता है, लेकिन हो सकता है पूछ दे। लेकिन याद रखिएगा पेपर बहुत टफ, लेकिन अगर इसे सीक्वेंस से समझे हो तो वो चीज तो बहुत आसान हो गई ना। चलो लिखो, छोटी आंत में 3 प्रकार, यार अच्छा चौक लाओ यार, 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। हम रस की बात कर रहे हैं, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। लिखिए, रस क्या होता है समझ लो, एंजाइम युक्त द्रव। एंजाइम युक्त मतलब उसमें एंजाइम होगा और वह द्रव्य होगा। द्रव्य लिख लो, द्रव, द्रव्य ना लिखो, द्रव लिख लो, द्रव, लिक्विड। द्रव्य मतलब पदार्थ हो जाता है, द्रव्य मतलब मैटर। द्रव्य 3 तरह, जैसे आपसे पूछेगा कि कितने तरह के पदार्थ होते हैं तो तुम बोलोगे 3। ठीक है, लेकिन अगर वही कह दे कि कितने तरह के द्रव्य होते हैं, हम तो होते तो ऐसा ही पेपर बनाते हैं, हम पदार्थ न कह के क्या बोलते? द्रव्य। अब लड़का समझ रही क्या पूछ दिया? द्रव्य मतलब होता ही है मैटर, ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य वो लिख लो कहीं तुम लोग, द्रव्य ऐसे होता है, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य, द्रव्य मतलब मैटर। चलिए, तो समझ में आया रस। हमने यहाँ एंजाइम की बात नहीं की, क्या बात की? रस की बात की, और रस को हमने बता दिया एंजाइम युक्त क्या होगा? द्रव होगा। आइए लिखिए, तो यह रस का क्या होता है भाई समझिए। आपने उस संरचना को पढ़ा था छोटी आंत से पहले, जब यह अमाशय से निकला था, तो इस अमाशय के बाद एक यहां पर अग्न्याशय ग्रंथि निकली है। उसके बाद में ये छोटी है आंत, इसके बाद में छोटी आंत है जी, और फिर बड़ी आंत है? यही है ना, यही है दिक्कत। और यहां पर आपने देखा था क्या निकला था? यकृत। क्या निकला था? तो आइए समझिए, जब अमाशय के बाद जब भोजन आएगा तो क्या होता है? तो 3 प्रकार के रस निकलते हैं, उसमें 3 प्रकार के। सबसे पहले लिखिए अग्न्याशय, लिखिए अग्न्याशय रस। अग्न्याशय रस, सर नहीं यार, रस। दूसरा लिखिए पित्त रस, और तीसरा लिख लीजिए छोटी आंत का रस। बहुत कम पूछता है, छोटी आंत का रस। और हमने बता दिया है कि छोटी आंत में एक संरचना है मिजेट्री, जिसके बारे में 2018 में खोज हुई है और अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है, आइए अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या है? वास्तव में अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि, अभी हम पढ़ेंगे ग्रंथियां,
मिश्रित ग्रंथि है। क्या है मेरा बच्चा? मिश्रित ग्रंथि है। जो वास्तव में मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा गया है कि मिश्रित ग्रंथि एंजाइम का भी स्राव करते हैं और हार्मोन्स का भी स्राव करते हैं। किसका स्राव करते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मिश्रित ग्रंथि क्या है? अग्न्याशय। क्या है बेटा? अग्न्याशय। लिखिए, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है। वास्तव में जान लेना, लिख लो, लेकिन तुमसे पूछा नहीं जाएगा, शायद पूछ दे। लिख लीजिए एंजाइम। एंजाइम सही से लिख लो, एंजाइम। एंजाइम एसिनी, एसिनी नामक एंजाइम निकलता है, एसिनी। और हार्मोन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लिख लेना। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है, बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछा है कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल कोशिका से कौन सा हार्मोन्स अग्न्याशय से निकलता, अग्न्याशय रस के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? इंसुलिन। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है और अगर अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन निकलता है निम्न में से, तो उसमें इंसुलिन जरूर आएगा। और भी है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इंसुलिन पहला दो तरह का निकलता है, इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकेगॉन। ये आपसे शायद ना पूछे, लेकिन इंसुलिन पूछेगा, बहुत बार पूछता है। ठीक है, समझाया? यही इंसुलिन की कमी जब हो जाती है ना बच्चों में, तो कहा जाता है कि बच्चा नया नया भी है और उसको क्या हो गया है? डायबिटीज हो गया है। नहीं कहते हैं लोग? बताओ ना बच्चों, शुगर हो गया। इंसुलिन बहुत ज्यादा जरूरी है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है? एंजाइम का भी स्राव करता है और हार्मोन्स का भी स्राव करता है। एंजाइम में लाइपेज, ट्रिप्सिन, एसिन और भी हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, फ्रक्टेज, लैक्टेज, सब कुछ है। ठीक है, एंजाइम स्रावित करते हैं एसिन संरचना से। ठीक है ना? अब आइए, ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन उधर ही बढ़ा लेना। यह प्रोटीन पचाता है, लाइपेज वसा पचाता है, और माल्टोज फ्रक्टोज तो जानते ही हो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। ठीक है, तो अग्न्याशय से, अग्न्याशय से वास्तव में वसा भी हो रहा है और प्रोटीन भी हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट भी हो रहा है। समझ में आया? तो कौन सा ऐसा अंग है जो सबके पाचन के लिए जिम्मेदार होगा? छोटी आंत। ठीक है, उस छोटी आंत के, सॉरी, हाँ, छोटी आंत, जिसका सपोर्ट कौन कर रहा है? अग्न्याशय रस। कौन कर रहा है? अग्न्याशय रस में छोड़ दिया जाता है, भोजन के साथ हो जाता है और फिर अग्न्याशय और छोटी आंत में भोजन पचने लगता है, जिसमें हमने बता दिया कि ट्रिप्सिन से प्रोटीन और लाइपेज से वसा। ठीक है ना? लिख लो, यहां पे लिख दे ऊपर, यही सीन लाइपेज, लाइपेज पूछता है बेटा, इसलिए लिख रहे हैं, और फ्रक्टोज, माल्टोज एटसेट्रा। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पचाता है। क्या पचाता है? प्रोटीन। और लाइपेज क्या पचाता है? वसा। तो वसा पाचक एंजाइम क्या हो गया? लाइपेज। प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या हो गया? प्रोटीन। रेनिन, ट्रिप्सिन सब पढ़ा था ना? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और इंसुलिन कहां निकलता है जान गया। अब लिख लो बेटा, तो इंसुलिन के बारे में, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हार्मोन है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है, बहुत बड़ी मात्रा में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? लिख लो, 10 ग्राम, 100 ग्राम प्रति 100 ml। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अगर 100 ग्राम प्रति 100 ml में, मतलब 100 ml में 100 ml की मान लो है, कोई खरीदने गए बोतल, वो 100 ml लिखा है, उस पर लिखा रहता है ना, शैम्पू खरीदना 100 ml। अगर उसमें 100 ml में 100 ग्राम अगर ग्लूकोज मिल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मतलब 100 ग्राम रक्त में अगर 100 ml रक्त में 100 ग्राम अगर ग्लूकोज की मात्रा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उससे अधिक हो जाने पर रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे हृदय काम सही से नहीं कर पाता है, ब्लड का सही फ्लो नहीं हो पाता है, रक्त खून गाढ़ा हो गया। अब गाढ़ा हो गया तो उसको ढकेलने में दिक्कत होगी ना, तो यही होता है। तो लिख लो, इंसुलिन के कम होने से क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटस, शुगर की बीमारी कही जाती है। और इसी रक्त को पतला करने का काम कौन करता है? मतलब क्या करेगा? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखेगा। कौन? इंसुलिन। कौन? इंसुलिन। लिख लो, मधुमेह जिसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, शुगर की बीमारी, ठीक है? कोई दिक्कत? ये आपका हो गया क्या? अग्न्याशय का क्या हो गया? अग्न्याशय का क्या हो गया? अग्न्याशय रस, ठीक है ना? अग्न्याशय रस। अगला लिखिए, पित्त रस। क्या था दूसरा? पित्त रस। लिखिए, दूसरा उसमें क्या था जी? पहला अग्न्याशय रस था, दूसरा था पित्त रस। बहुत पूछता है मेरा बच्चा। अब तुमसे हम एक प्रश्न दे दे रहे हैं, ढूंढ के लाओगे पित्त रस का रंग कैसा होता है, ठीक है? लिखो, पित्त रस। पित्त रस कहां से निकलता है? तो पित्ताशय से। कहां से निकलता है मेरा बच्चा? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय से पित्त रस का स्राव होता है, लेकिन उसका निर्माण यकृत में होता है। किसमें होता है? यह तो निकलता किससे है? पित्ताशय से। किससे निकलता है? ये पित्ताशय है, पित्ताशय से निकलता है, लेकिन इसका निर्माण किसमें हुआ है? यकृत में हुआ है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? लिख लीजिए, परंतु इसका निर्माण यकृत में हुआ है। किसमें हुआ है? लीवर। पूछता है लीवर, आपसे पूछता है, इंग्लिश भी दे देता है। हिंदी में इंग्लिश इसको बोलते हैं लीवर, मतलब आधा हिंदी आधा इंग्लिश। लीवर। यकृत का क्या काम है थोड़ा समझ लो यहीं पे शॉर्टकट में। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी, लिख लो, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। जहां से कोई एंजाइम नहीं बनता है। एंजाइम नहीं बनता है, लिख लो, यूरिया बनाने की क्षमता अगर किसी में है तो कौन बनाता है? यकृत, ठीक है? यूरिया। अमोनिया जैसे विषाक्त चीजों को यूरिया में बदलता है, और यूरिया समझ लेना सबसे पहला ऐसा कार्बनिक है जो बोहलर द्वारा 1828 में यह प्रयोगशाला में बनाया गया। याद रखना, प्रयोगशाला में बनाया गया। किताब में हमने पढ़ा था, प्रयोगशाला में बनाया गया यूरिया पहला ऐसा है जो कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बोहलर द्वारा बनाया गया था मेरे बच्चा। और पूछता है रासायनिक सूत्र लिख लो, NH2CONH2 मेरे बच्चे पूछेगा, ठीक है? अमोनिया जैसे विषाक्त चीजों को क्या करता है यह? तो यूरिया बनाने की क्षमता है किसके पास? यकृत हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसीलिए याद रखना, ठीक है? और यकृत क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है जो पित्ताशय के द्वारा भोजन में मिला दिया जाता है। आइए, कोई दिक्कत? पित्त रस, कोई दिक्कत नहीं ना? बस ये कुछ ना जानो तुम लोग। और तीसरा हमने पढ़ ही लिया, क्यों? और यही जब तुम क्या करते हो, तेल वाला भोजन मत किया करो। तेल वाला भोजन करोगे तो यही क्या हो जाता है? यही पथरी में, यही पित्त की थैली में क्या हो जाता है? पथरी हो जाता है। और वही क्या हो जाता है? जो यकृत जो तुम्हारे पित्त रस का निर्माण करेगा, वही पित्त रस तुम्हारा क्या होगा? पित्ताशय में जाएगा, उसके बाद तुम्हारे भोजन में नहीं मिला पाया जाएगा, तो पाचन क्रिया बाधा होगी, तुम्हारा वसा नहीं पचेगा, इसीलिए फिर मसालेदार भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है? तो याद रखिएगा। इसीलिए अब क्या किया जाता है, जब यहाँ पथरी हो जाता है, गलने वाला होगा तो गला दिया, नहीं गलने वाला तो पित्त की थैली निकाल दी जाती है, समझाया? अब क्या हुआ, उस व्यक्ति को हालांकि पाया गया और पाचन क्रिया धीरे धीरे होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। अब उसको बोल दिया जाए मसालेदार भोजन नहीं ग्रहण करना, समझाया?
तो आपको क्या करना है, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर पित्ताशय है और यकृत पित्तरस निर्माण कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो पथरी कैसे हो रहा है, वसा युक्त भोजन करोगे, तेल ऐसा यूज करोगे जो ब्लड में मिल नहीं पाता है, डूब नहीं पाता है, तो फिर होगा पथरी। और ऐसा भोजन ग्रहण न करो जिससे पथरी होते हैं, जैसे पालक की सब्जी हो गई, टमाटर हो गए, कच्चे चीजें न खाओ, पथरी होता है बेटा, ठीक है, और बहुत दर्द होता है। कोई दिक्कत? चलिए, और याद रखना यही पित्ताशय जिसके अंदर नहीं होता है वो निरंतर भोजन करता है, ठीक है। पित्त की थैली में पथरी, पित्त की थैली में पथरी होने से डॉक्टर पूरा पित्त ही अलग कर देता है। यकृत में जो भी पित्त रस बनता है वह सीधे छोटी आंत में पहुंचता है, अब जिससे डॉक्टर व्यक्ति को हरदम कुछ न कुछ खाने की सलाह देता है। क्या करता है, कुछ ना कुछ। अब वो निकाल दिया गया, वो तो पहले था, वो क्या है, एक तरह से अभी पढ़ेंगे, ग्रंथि है, वह क्या करता है, वह जितनी मात्रा की आवश्यकता है वैसे हिसाब से भेजता है। अब जब निकाल दिया जाएगा तो क्या करेगा, जो भी यकृत बनाएगा पित्त रस वह सीधे भोजन में मिला दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि पित्त रस जो भी बन रहा है आपका, उसको आप भोजन हमेशा करते रहिए ताकि भोजन में हमेशा वो मिलता रहे, ठीक है। यही कारण है निरंतर खाना खाता रहा, क्योंकि इसके भीतर पित्ताशय नहीं, जैसे जो भी घोड़ा है उसके अंदर क्या है, पित्ताशय नहीं है, तो क्या करता है, इसीलिए हमेशा वो खाना खाता रहता है, चारा खाता है ना। चलो चलिए, अब बड़ी छोटी आंत हो गई, अब आते हैं बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत, हमें आप बताएंगे पित्त रस अम्लीय भोजन को, क्वेश्चन लिख लो तो थोड़ा हमें आप बताएंगे अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन करता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन करता है। दूसरा, पित्त रस कैसा होता है, कैसा होता है, कलर क्या होता है, गाढ़ा होता है, पतला होता है, कैसा कलर होता है, क्या काम करता है, ये सब हमें बताएंगे, ठीक है, ठीक है ना। पित्ताशय कहां से निकलता है हमने बता दिया है, पित्त रस कहां से निकलता है, पित्ताशय से आता है, बनता कहां है, यकृत में बनता है, बता दिया। अब आइए बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत हालांकि जानते हो बेटा, किताबों में बड़ी आंत को वैसे देते नहीं है लोग उतना अच्छे से, लेकिन बड़ी आंत कहा जाता है कि भाई चलिए बच्चे समझ लेंगे उतना, लेकिन बड़ी आंत वास्तव में उसकी क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि जानते हो क्या था ये भाग, इतना किसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिकम, इसको क्या बोलते हैं, कोलन और रेक्टम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, इतना जानो तो तुम लोग बहुत बढ़िया है, ठीक है। बड़ी आंत की संरचना है, बड़ी आंत की संरचना के बीच में किताबों में देखोगे आप लोग ऐसे होगा, भोजन को ऐसे लिया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, समझ आया। भोजन के पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमने देख लिया इसमें हार्मोन और एंजाइम, हर तरह के एंजाइम इसमें स्रावित हो रहे थे, जो भोजन के प्रत्येक भाग को, मुख्य भाग को, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सबको यह क्या कर रहे थे, एक लंबे समय तक पाचन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, लंबे समय तक पाचन कर रहे थे, इसीलिए पाचन क्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। किसकी, भोजन की मेरे बच्चे, किसकी, भोजन की पाचन क्रिया। और भोजन की पाचन क्रिया क्या, भोजन मतलब क्या, मुख्य भाग का, मैंने पढ़ा दिया। भोजन दो तरह के होते हैं, भोजन जो भी ग्रहण करते हैं उस भोजन में एक खाया जाता है और एक क्या किया जाता है, वो भोजन का हिस्सा सब कुछ नहीं होता है, पानी भोजन का हिस्सा है, क्या अलग से लिया जाता है। सलाद अलग से लिया जाता है, सब्जी खाते हो लेकिन सलाद भी उसी में पड़ा रहता है, क्या, अगर सलाद की सब्जी बना दे तो सब्जी हो गई, ठीक है ना, ठीक है। तो आ जाओ मुख्य भोजन, क्या भोजन। अब आते हैं मुख्य भोजन को छोटी आंत तक क्या कर दिया गया, पचा दिया गया। अब हम आते हैं बड़ी आंत में, लिखिए बड़ी आंत में पचे भोजन के साथ जल पहुंचता है। अब क्या होगा, अब यह भोजन, मान लो यह भोजन जो मल होता है जो बाहर निकलता है, समझ लो वैसा ही कुछ। अब भोजन जो जा रहा है छोटी आंत से, और पानी भी तो पीने का ही रास्ता है, कि पानी कहीं और से डालता है, कान से नहीं ना, तो पानी भी यही पीना है, भोजन भी कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन जब करो तो पानी
आधे घंटे बाद पियो, क्योंकि वो अमाशय में जाएगा और अमाशय में Cl है। अब तेजाब पे पानी डालोगे तो तेजाब क्रिया करेगी जल्दी नहीं ना, तेजाब को काम करने दो, थोड़ा भोजन को उसको क्या करने दो, बुट्टी बुट्टी में उसके तोड़ने दो, क्योंकि वहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। किसका पाचन होगा? होगा अग्नाशय में, ठीक है। तो पाचन होगा, ठीक है। भोजन को क्या किया जाएगा? वसा और प्रोटीन का पाचन तोड़ा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट तो मुख में हुआ, फिर क्या होगा? लंबे समय तक तोड़ा जाएगा उसको भी, 4 से 8 घंटा 6 घंटा तक लगभग, ठीक है। भोजन की जैसा भोजन करोगे उसको वैसा समय लगेगा। फिर क्या करेगा? फिर उसके बाद हमें कहा जाता है अब भाई आधा घंटा तक तुम काम कर लियो, आधा घंटा में लगभग प्रक्रिया लगभग मानी जाती है कि तोड़ दी गई होगी पटक पटक के। और क्या करेगा? अब पानी पियो। तो वही कहा जाता है कि भोजन के साथ अगर पानी पीना है तो 2 घूंट पानी पी लो, ठीक है। उसके बाद खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी पियो, 2 गिलास जो भी पानी पीना है। अब जो पानी पियोगे वह भोजन अग्नाशय, फिर उसके बाद आएगा, और अल्सर वाली जगह बता दिया था मुर्दार है। अब उसके बाद फिर भोजन छोटी आंत में आएगा, भोजन का पाचन होगा और जल उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? जल भी उसके साथ साथ अब बड़ी आंत में पहुंचेगा। पचा भोजन जल के साथ, जैसे बालू सीमेंट और पानी को मिला दो, मिला दिया। अब समझ लो बालू और सीमेंट बुरी तरीके से पच गया है, पानी बचा हुआ है। अब यह बालू और सीमेंट पानी के साथ जाएगा तो कैसा होगा? एकदम लिक्विड होगा ना। क्या बोले जाओ के? गाढ़ा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? नहला करते हो जिसे क्या बोलते हो तुम लोग स्थानीय भाषा में? चलो नहला करने वाला पानी समझ लेते हैं। जैसे नाली का कचरा पानी समझ लो। नाली में पानी नहीं होता है, निकालोगे तो क्या होता है? पंडुआ पानी जो कहते हो, उसमें क्या होता है? मिट्टी भी होती है ना, कचड़ी होती है ना, तो मोटा होता है वो। तो उसी तरह ये जाएगा, क्यों? उसमें पानी है। क्या है? पानी है। उसी पानी को जब हम सुखा देते हैं, उसी पानी को जब निकाल देते हैं और लंबे समय तक खेत में छोड़ देते हैं, तो वही कचरा क्या हो जाता है? खाद बन जाता है। क्या बन जाता है? खाद बन जाता है। तो तुम्हारा भी जो भोजन ग्रहण किया है, जो पूरी तरीके से पाचन हो गया, एकदम छोटे छोटे रूप में तोड़ दिया गया। जो मल देखते हो आप लोग बाहर निकलता है, मल में कभी रोटी देखा क्या? मल में चावल का आटा, चावल देखा क्या? नहीं ना देखा। जिसे शरीर नहीं पचा पाता, लेकिन हाँ आपने किसी भी पदार्थ का अगर बीज खा लिया है तो आपने बीज देखा होगा। आपने अगर अचार खाया है, कौन सा अचार? मिर्चा, हरा मिर्चा वाला अचार, तो आपने उसका बीज देखा होगा। यानी कि इससे प्रूफ है कि हमारे शरीर में कोई पीसने वाली मशीन नहीं। अगर पीसने वाली होती तो उस बीज को भी क्या कर देती, लेकिन उस बीज को पचाने वाला एंजाइम नहीं है, ठीक है। आइए, तो क्या है? फिर वही गाढ़ा पानी युक्त मल हमारे बड़ी आंत में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा बेटा? बड़ी आंत में पहुंचेगा, जिसे बड़ी आंत में अब क्या किया जाएगा? भाई ऐसी संरचना जो देख रहा हो ना, जैसे मान लो, और तुम लोग लड़कियां मान लो एक कपड़ा ले लो और कपड़ा को ऐसे मोड़ो, एक इधर मोड़े एक इधर मोड़े, और दोनों क्या करो? लाओ पकड़ते हैं और एक ही बार छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ऐसा जाता है। तो देखो ऐसी संरचना है कुछ, तो क्या करता है? ऐसे ही पानी ऐसे ढूक, ऐसे घुसता है, ढूक 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 ढूक। वीडियो देखोगे ऐसे 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 जाता है, स्टेप वाइज जाता है, ऐसे 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 जाता है। मतलब क्या किया जाता है? वो यहाँ दबा हिस्सा है, फिर उभरा हिस्सा है, फिर दबा हिस्सा है, फिर उभरा हिस्सा है, दबा हिस्सा है, उभरा हिस्सा है, दबा हिस्सा, उभरा हिस्सा, दबा हिस्सा, उभरा हिस्सा है। तो क्या करता है? ऐसा नहीं है कि ऐसे मारा जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। निचोड़ना मतलब क्या होगा? ये ऐसी संरचना बनी है, ऐसे संरचना बनी है। तो क्या होगा? हमारे शरीर में जो भोजन जब यहाँ पर जाएगा, जैसे मान लो यहाँ से आया, यहाँ पे गया, तो मान लो दबा वाला हिस्सा है, तो ये कई बार गया तो उसको दाबेगा। जब दाबेगा तो क्या होगा? मैं मान लो यहाँ से आ रहा पानी, अब इसको जब मैं दाबूंगा तो क्या होगा? पानी को मैं रोक लूंगा और हार्ड चीजें क्या हो जाएंगी? बाहर होंगी। दबा दिया, अब पानी गर गया उसमें से। पानी को गाड़ते हो तो क्या करते हो? कपड़े को दाबते हो ना, तो वैसे ही क्या हो जाएगा? हमारा वो मल आगे बढ़ता जाएगा और पानी इससे क्या हो जाएगा? निकलता जाएगा। और उसी पानी से विभिन्न तरह के इसमें बैक्टीरिया हैं जो क्या काम करते हैं, हमने पढ़ाया था। वही बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? हमारे उसमें से क्या करेंगे? जो भी चीजें हैं, अलग बैक्टीरिया अगर पहुंचे, हमारे शरीर में भी कोशिकाएं हैं, बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं? इन्हीं जल में से खनिज तत्वों का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। लेकिन वही अगर बाहर तरीके से कोई लड़का कहा जाए मिट्टी खूब मत खाओ, अगर भाई कम होगा, भोजन तो पका के खाते हो ना, कच्चा खा रहे हो, कम होगा तब तो मुंह में मर जाएगा। लेकिन अगर अधिक खा लिए तो पेट में चला जाएगा और फिर बड़ी आंत में पहुंच के क्या होगा? भोजन को पचाने वाली बैक्टीरिया को क्या कर देगा? नियंत्रित कर देगा, मार देगा। और तब क्या हो जाता है? वही तुम्हारा पेट बहने लगता है, क्योंकि पाचन क्रिया सही से हुई। जो छोटी आंत में जैसी क्रिया हुई थी बस उतना ही हो रहा है, गाढ़ा पानी निकल रहा है। क्या निकल रहा है?
पानी। अब क्या हो गया, उससे क्या तुम्हारे शरीर के अंदर कमी हो जाएगी, विटामिन की कमी हो जाएगी, खनिज तत्वों की कमी हो जाएगी, लवण की कमी हो जाएगी, और वही तुम देखते हो कि तुम्हें कमजोरी हो जाता है। पेट खूब बहता तो क्या हो जाता है, क्या करीब दिनों भर पेटवा झरत, कमजोरी आ गई। काहे ना कमजोरी आ जाए, हमने बताया था अंगों की सक्रियता, बताया था क्षमता, ठीक है। लवण की कमी हो जाए तो तुम्हारी आंख ही नहीं काम करेगा, नमक कम नहीं होना चाहिए तुम्हारे शरीर में भी, और अधिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, जल इतना महत्वपूर्ण है, खनिज तत्वों की जान ही गए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, खनिज तत्वों का अवशोषण होगा और यहां से फिर ब्लड में मिलाया जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे शरीर के सारे अंगों में पहुंचाए जाएंगे टिश्यू नसों के द्वारा, और फिर मल को क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ आ गया। अब विटामिन हो गए, इस तरह से आप लोग समझ गए। कल हमने बता दिया था कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं, मेरास्मस और क्वाशर। लिख लीजिए, मेरास्मस 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, और क्वाशर को 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में होता है। क्या होता है, देखना पेट निकल जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, दुबला शरीर होता है, पूरी हड्डियां दिखती हैं। देखना तुम्हारे किताब में एक बनाया गया होगा, एक लड़के को विटामिन डी की कमी से भी वह रोग होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है। विटामिन डी कहां से मिलता है, थोड़ा तेज बोला कर, वीडियो में भी करे यार, समझ आया। तो इस तरह से हमने बेटा पाचन से संबंधित थोड़ा एक बात, एक छोटी सी चीज और लिख लीजिएगा, आता है, हो गया। फिर थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। किसी को बताओ, या पूरी प्रक्रिया समझा दिए, अब नहीं ना भूत पकड़ेगा, समझ में आ गया सब बीमारी, कोई दिक्कत, और भी अभी आते हैं, और भी चलेंगे, सारी बीमारी भी बता दिया, और बीमारी का जड़ भी बता दिया, और इलाज भी बता दिया। थोड़ा लिख लो, संतुलित आहार पूछ सकता है, संतुलित भोजन करते हैं ना, और पूर्ण आहार, संतुलित आहार और पूर्ण आहार लिख लो। संतुलित आहार, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, 4 संबंधे एक संबंधे, 4 संबंधे एक संबंधे एक। हालांकि प्रोटीन को इधर कर सकते हो, वसा को इधर कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। 4 संबंधे एक के अनुपात में है, मतलब समझ रहे हो ना। कोई भोजन कर रहे हो तो हमने बता दिया था ना, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में होंगे, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। अब भोजन, संतुलित भोजन क्या कहलाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी हो, यानी तुम्हें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना है, प्रोटीन कितना हो, वसा कितना हो, 1। मतलब अगर तुम्हें 6 रुपया मैं दूं तो 6 में 4 होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, 1 होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना है, इसलिए फल खाओ, ठीक है, चावल खाओ, इसीलिए आदमी चावल ज्यादा खाता है। रोटी को हम रोटी भी खाता है यार, रोटी में भी तो कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर युक्त भोजन है भाई, और रोटी ज्यादा खाना चाहिए, वो क्या है, फाइबर। इसीलिए मिल्स की बात आ रही है, बाजरा आ रहा है, मोटे अनाज खाने की बात की जा रही है। क्यों, क्योंकि उन्हें कार्बोहाइड्रेट देना है हमारे शरीर में। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में एक जगह का रिपोर्ट आया था, फॉरेन का रिपोर्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि दुनिया में अगर सबसे निष्क्रिय लोग हैं, मतलब काम से जी चुराने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो भारत के हैं। अब रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं भाई, ये बात सही भी हो सकती है, गलत नहीं है हम लोग। देखो ना, मैं एक दिन पढ़ रहा था, मैंने देखा कि वीडियो में बता रहा था कि जापान में 2 कर्मचारी समय से 2 मिनट पहले अपनी पीसी बंद कर दिए, और वो ऑफिस के तो जापान के 2 कर्मचारी, किसी ऑफिस में काम करने वाले 2 कर्मचारी समय से 2 मिनट पहले अपना सब कुछ बंद करके, और बायोमेट्रिक मशीन है वहां पे, वहां पर भी हमारे यहाँ हालांकि बायोमेट्रिक मशीन का विरोध किया जा रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस का, तो बायोमेट्रिक में 2 मिनट पहले बस बायोमेट्रिक लगा दिया, 2 मिनट पहले उनके लेटर आ गई, नौकरी छोड़ने की नौबत आ गई, कहा गया कि तुम्हें पूरे देश के सामने खड़ा होकर माफी मांगना पड़ेगा, और यह कहना पड़ेगा कि मुझे, हमें क्षमा करिए हमारे देशवासियों, हम आपके कर, हम आपके टैक्स के पैसे से हमें सैलरी मिलती है, हमने आपके साथ बेईमानी किया है, हमने आपके साथ धोखा किया है, हमने 2 मिनट अपने काम से आपके काम नहीं किया, चुरा लिया अपना 2 मिनट, और यहाँ पे 2 मिनट की कोई कीमत है, तो साहब 15 मिनट तो लेट हो जाला, 15 मिनट में तुम्हारा आधा लेक्चर खत्म हो गया, समझ आ रहा है। तो क्या है, हमारे देश में मेल्ट्स बुलाया जा रहा है, मेल्ट की
चर्चा हो रही है कि अब बच्चों को मोटे अनाज खिलाए जाएं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा चाहिए एक संतुलित भोजन करने के लिए। समझ आ रहा है? तो अब जो भी प्रचार हो रहा है तो समझो ये बात को, है ना। फाइबर युक्त भोजन ग्रहण करो, समस्या नहीं होगी, पाचन क्रिया अच्छी होगी। समझ आया? तो संतुलित भोजन समझ में आया मेरे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अनुपात क्या होगा? 4:1:1। संतुलित आहार कहा जाएगा। और संतुलित आहार का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? दाल, चावल और देसी घी। ठीक है, कोई बात नहीं। आते हैं पूर्ण आहार क्या होता है, लिख लो। ऐसा भोजन जिसमें पोषण के सभी अवयव उपस्थित होते हैं पूर्ण आहार कहलाता है। हर चीज मिल जाए जिसमें पोषण के सभी अवयव। अब जैसे मान लो तुम्हें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पाने के लिए एक संतुलित भोजन करना पड़ेगा, तभी तो दिमाग अच्छे से विकसित होगा। तो तुम्हें ये पाना पड़ेगा, दाल, चावल और जो भी खाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। लेकिन ऐसा भी कुछ है जिसे केवल वही ग्रहण करो तो भी तुम्हें मिल जाएगा, उसी को कहा जाता है पूर्ण आहार। पोषण के सभी अवयव अगर मिल जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण आहार। क्या कहा जाता है? संपूर्ण आहार या पूर्ण आहार। जैसे दूध क्या है? संपूर्ण आहार है। सोयाबीन, और जो नहीं जानता है कि हम सोयाबीन खिलाया जाता सरकारी स्कूल में, और समझ में आया सोयाबीन क्यों खिलाया जाता है? बच्चा कुछ खाए ना खाए, सोयाबीन खा रहा है ना, दबा के खाओ। समझ आया? सोयाबीन मत फेंका करो यार, ठीक? कोई दिक्कत? तो इतने चीजें समझ में आई? लेक्चर लंबा हो रहा है, थोड़ी सी बस एक चीज हम देते रहते हैं, थोड़ी सी बस बातें। अब आपका मैंने पाचन क्रिया पूरी तरीके से क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता दीजिएगा। पाचन, थोड़ा सा तेज से बोलिएगा। पाचन क्रिया प्रारंभ कहां पे होती है? मुख में पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। अच्छा, मुख में भोजन के कौन से अवयव का पाचन होता है? पाचन हो जाता है? पाचन होने के एंजाइम है। ठीक है, अच्छा ये बताइए सबसे अधिक पाचन कहां पर होता है लंबे समय तक? अच्छा, हमारे आहार नाल की संरचना किस अंग की सबसे बड़ी है? हमारे आहार नाल की जो संरचना है वह कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा है? छोटा हाथ, बड़ा हाथ, आमाशय, है? छोटी हाथ। अच्छा ये बताइए बड़ी आंत में किसका पाचन होता है? गौड़। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? अच्छा, भोजन में पित्त रस किसके द्वारा मिलाया जाता है? भोजन में पित्त रस किसके द्वारा मिलाया जाता है? यकृत। वो तो निर्माण होता है। कौन बोला पित्ता से? अच्छा चलिए बताइए हमारे मुख में कितने दांत हैं? 32। चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? अच्छा, और चीरने फाड़ने वाला? नहीं। बहुत बढ़िया। और हमारे शरीर की सबसे कठोरतम संरचना कहाँ पाया जाता है? दांत में। हड्डियां में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में कैल्शियम। वो तो उसकी संरचना। अच्छा, और त्वचा में? दुग्ध पाचक एंजाइम? लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज क्या है? दूध में पाया जाने वाला क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है ना। ठीक है, तो चलिए, तो अच्छी बात है, एक बार रिपीट कर लेना और अच्छे से। इतना पर्याप्त है, हम लोग धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। और इसके बाद हम लोग श्वसन तंत्र